नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के समसामयिकी प्रश्न यानी 1 अगस्त 2020 आज के समसामयिकी प्रश्न यानी 1 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे पॉइंट टू पॉइंट रूप में हम चर्चा करेंगे। यानी कि एक प्रश्न होगा, उसके में ऑब्जेक्टिव ना होकर डायरेक्टली उसका आंसर दिया होगा और उससे अन्य संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट अगले स्लाइड में मिलेंगे आपको। तो आइए प्रश्न स्टार्ट करते हैं, आज के खास प्रश्न। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे सभी नए वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को देख पाएँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एरियल सीडिंग की गई है। ये एक टर्मोलॉजी है, इसको हम आगे इसके बारे में देखते हैं। तो एरियल सीडिंग की गई है तो उस राज्य का नाम है हरियाणा। क्या नाम है उस राज्य का? हरियाणा में हाल ही में यानी कि अभी कुछ समय पूर्व एरियल सीडिंग की गई है। आइए देखते हैं एरियल सीडिंग क्या है। एरियल सीडिंग ये आपके एग्रीकल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि आपकी बायोटेक से संबंधित प्रश्न भी है एमपीपीएससी के लिए। तो यह एक ऐसी विधि जिसमें दुर्गम या तीव्र ढलान, जहां पर पारंपरिक रूप से वृक्षारोपण नहीं किया जा सकता। पारंपरिक रूप से वृक्षारोपण से तात्पर्य है जैसे मानव वृक्षारोपण करते हैं, यानी जिस जगह पर वृक्षारोपण करना होता है उस जगह पे आपको जाना होता है। आप अगर वृक्ष रोपित करते हैं तो आपको गड्ढा खोदना होता है, फिर उसमें वृक्ष लगाना होता है, फिर उसको पानी और खाद देना होता है। तो ये हमारा हो गया क्या? पारंपरिक तरीका। तो इस पारंपरिक तरीके से नहीं किया जा सकता है तो बीज छिड़काव किया जाता है। यानी यह विधि कैसी विधि है कि जब पारंपरिक रूप से आप वृक्षारोपण ना कर पाए तो बीजों का छिड़काव किया जाता है एरियल सीडिंग विधि से। यानी कि एक हेलीकॉप्टर होता है और वो जिस क्षेत्र में बीज छिड़काव करना होता है उस क्षेत्र के पास से गुजरता है और वहां पे बीजों को गिराता है। इसके बाद आगे छिड़काव वाले बीज प्रारंभ से ही मिट्टी तथा खाद आदि आवश्यक तत्वों के मिश्रण से ढके रहते हैं। यानी कोई बीज है, उसके चारों तरफ मिट्टी और खाद लगे हुए होते हैं और वो किसी पर एक पूरी तरफ से आवरण में बंद होता है और उसको जमीन में गिरा दिया जाता है और उसके पश्चात वो स्वयं वृद्धि करता है और बढ़ता है। ठीक, इसके पश्चात आगे के प्रश्न आज प्रश्न 2 है आज का हमारा कि विरोध करना एक मौलिक अधिकार है। क्या? विरोध करना एक मौलिक अधिकार है। समय समय पे आप देखते हैं सरकार के विपक्ष में या सरकार के नीतियों के विरोध में जो लोगों को पसंद नहीं आती हैं उनके विरोध में प्रदर्शन होते हैं सड़कों पे, और कई बार तो दंगे हो जाते हैं। प्रशासनिक एवं निजी वस्तुओं को की हानि भी पहुंचती है, उनको जला दिया जाता है। तो इस प्रकार से विरोध करना एक मौलिक अधिकार है। यह बात किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा कही गई? यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने यह बात कही कि विरोध करना मौलिक अधिकार है। तो उस राष्ट्र का नाम है संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन, यूनाइटेड नेशन ने इस बात को स्वीकार किया कि विरोध करना एक मौलिक अधिकार है, जनता का मौलिक अधिकार है, जनता विरोध कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी उसने कहा है कि विरोध होगा तो वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा और प्रदर्शन के स्वरूप होगा। किसी प्रकार की हिंसा या राष्ट्रीय संपत्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इसके बाद इससे संबंधित आपका जो यूएन है, यूएन से संबंधित कुछ पॉइंट है यहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में इसमें 193 देश है, जो अंतिम का 193वां देश है। यानी अंतिम का जो देश है वो दक्षिणी सूडान है, जो कि इसका 193वां देश बना था। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप है वहाँ पे, जहाँ अमेरिका में, वहाँ पे न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक, वर्तमान में इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। क्या वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। एक पॉइंट और, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। यानी जब दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध की जंग छिड़ी थी और द्वितीय विश्व युद्ध की जंग समाप्त होने के पश्चात इस बात का अनुभव किया गया कि ऐसी जंग या ऐसा युद्ध अब दोबारा कभी ना हो, इसके लिए एक संस्था का निर्माण किया जाए। तब जाके संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को।
आइए आगे, आज का हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है, तो दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र, क्या परमाणु संयंत्र परियोजना का गठन किस देश में प्रारंभ हुआ है? क्या इसमें पॉइंट क्या है? सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र परियोजना का गठन किस देश में प्रारंभ हुआ है? तो उस देश का नाम है फ्रांस। क्या है? उस देश का नाम है फ्रांस। ठीक, तो आज हम फ्रांस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम कई बार फ्रांस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ चुके हैं। ठीक, आइए आगे हम देखते हैं आज फ्रांस के अतिरिक्त की परमाणु संयंत्र संबंधित चीजें। यह उन प्रक्रियाओं को दोहराएगा जो सूर्य को शक्ति प्रदान करते हैं। यानी आपने जब सूर्य को पढ़ा होगा भूगोल में, तो उसके नाभिक में आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन से हीलियम में, यानी जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हीलियम में परिवर्तित होती है, जिसको नाभिकीय संलयन कहा जाता है, जिससे सूर्य में प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की चीजों को जो कि सूर्य के अंदर होती थी, या फिर हम कह सकते हैं तारों के अंदर होती थी, वो प्रक्रिया फ्रांस द्वारा अपने ही मतलब कृत्रिम रूप से किया जाएगा। किसके माध्यम से? परमाणु संलयन के माध्यम से। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? संलयन शक्ति को बढ़ाना है। ठीक, संलयन शक्ति को बढ़ाना इसका उद्देश्य होगा। भारत की लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने इस परियोजना में रिएक्टर के लिए एक विशाल विकसित घटक विकसित किया है, जो रिएक्टर को पूरी तरह कवर करे। यानी जो परमाणु रिएक्टर है, एटॉमिक रिएक्टर है, उसको कवर करने के लिए जो अब घटक तैयार किया गया है, एक आवरण तैयार किया गया है, वो भारत की एक कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने तैयार किया है। यानी भारत का भी इसमें योगदान रहा है। इसके पश्चात आज का हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है, तो भारत में पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस तो कब मनाया गया? 1 अगस्त 2020। क्या 1 अगस्त 2020 को मनाया गया? कब मनाया गया? 1 अगस्त 2020 को भारत का पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। 1 अगस्त 2020 को पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। अब आगे देखते हैं आज का हमारा जो प्रश्न नंबर 5 है, आयुष निदेशालय की स्थापना करने हेतु केंद्र सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना। जिस प्रकार से केंद्र में आयुष मंत्रालय है, उसी प्रकार से कई सारे भारत के राज्य हैं जो अपने यहाँ आयुष निदेशालय स्थापित करना चाहते हैं, जो कि आयुष मंत्रालय के जो राज्यों के लिए दिशा निर्देश हों उनका क्रियान्वयन राज्य में करे। तो इस प्रकार से पहला राज्य मेघालय बना। कौन सा बना? मेघालय पहला राज्य बना, जिसने आयुष निदेशालय को अपने राज्य में खोलने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला राज्य बना। ठीक, आइए मेघालय से संबंधित पॉइंट देखते हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग है। क्या है? मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। क्या है? कॉनराड संगमा है। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल तथागत रॉय हैं। क्या है? तथागत रॉय हैं। ठीक, इस राज्य में मासिन राम में दुनिया की सर्वाधिक बारिश होती है। क्या ये इस राज्य में? ठीक, इस राज्य में मासिन राम एक क्षेत्र है जो कि गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पे दुनिया की सर्वाधिक बारिश की मात्रा है ना, बारिश होती है, यानी सर्वाधिक मात्रा में बारिश होती है। जैसे एक लीटर, 1 मिलीलीटर, 2 मिलीलीटर। तो इस प्रकार से इस मात्रक में दुनिया की सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है? तो होती है मासिन राम, मेघालय के मासिन राम में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मेघालय से हैं। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आज का हमारा जो 6 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन के उद्घाटन किया? क्या पॉइंट ध्यान दीजिएगा, नए, यानी पहले से सुप्रीम कोर्ट भवन था, नया सुप्रीम कोर्ट भवन बना है, उसका उद्घाटन। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो उस देश का नाम है मॉरिशस। क्या नाम है? उस देश का नाम है मॉरिशस। क्या? जो कि मेडागास्कर यानी अफ्रीका के बगल में स्थित है, यानी मेडागास्कर के बगल में स्थित है मॉरिशस। मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से किया है। इसके बाद मॉरिशस से संबंधित पॉइंट, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। क्या है? पोर्ट लुइस है। क्या है? मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। यहाँ की करेंसी मॉरिशस रूपी है। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ हैं। क्या? प्रविंद जुगनाथ हैं। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री प्रविंद जुगनाथ हैं। इसके बाद आज का हमारा प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस भारतीय लेखिका के उपन्यास ब्रंट शुगर, क्या हाल ही में किस भारतीय लेखिका के उपन्यास ब्रंट शुगर को बुकर पुरस्कार
क्या बुकर पुरस्कार के लिए शामिल किया गया है, यानी बुकर पुरस्कार के लिस्ट में शामिल किया गया है। अभी प्रदान नहीं हुआ है लेकिन उस लिस्ट में इनका भी नाम है। तो उसका उत्तर होगा अवनी दोषी। अवनी दोषी एक भारतीय लेखिका है जिनके उपन्यास ब्रंट शुगर को बुकर पुरस्कार के लिए शामिल किया गया है। इसके बाद आज का हमारा जो प्रश्न नंबर 8 है, तो प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। क्या हार्दिक सतीश चंद्र शाह? हार्दिक सतीश चंद्र 2008, क्या हार्दिक सतीश चंद्र 2008 के बैच के IAS अधिकारी हैं, जो कि प्रकाश जावड़ेकर जो कि सूचना प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, हाँ प्रकाश जावड़ेकर के सूचना प्रसारण मंत्री जो वर्तमान में भारत के हैं, उनके ये पूर्व में सलाहकार या निजी सलाहकार, निजी सचिव रह चुके हैं, कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। ठीक, आगे प्रश्न नंबर 9, हाल ही में भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह किस देश की संसद में पहले नेता प्रतिपक्ष बने, यानी भारतीय मूल के कोई राजनेता रहे जिनका नाम प्रीतम सिंह था, वो देश की संसद किसी देश की संसद में पहले नेता प्रतिपक्ष बने, तो उस देश का नाम है सिंगापुर। यानी सिंगापुर की संसद के पहले भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह संसद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में बने। क्या नेता प्रतिपक्ष के रूप में बने? उस देश का नाम है सिंगापुर। अब आगे देखते हैं आज का हमारा जो प्रश्न नंबर 10 है और करंट अफेयर्स का अंतिम प्रश्न, तो पॉइंट टू पॉइंट का। तो गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट किस देश में पारित किया गया? तो उस देश का नाम है अमेरिका। क्या अमेरिका? क्या अमेरिका नाम है? अभी कुछ समय पूर्व ही हाल ही में जॉन लुइस जो कि एक नागरिक अधिकार के समर्थक थे, ठीक, उनका हाल ही में निधन हुआ है अमेरिका में, जो कि अफ्रीका से थे। ये गांधी और किंग यानी कि मार्टिन लूथर किंग, क्या मार्टिन लूथर जूनियर किंग के नाम से किंग रखा गया है यहाँ पर। तो गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट की किस देश में पारित किया गया? तो अमेरिका में किया गया है। यानी इनकी जो विरासतें हैं, इनके जो कार्य हैं, इनके जो दर्शन हैं, इनके जो विचार हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया है अमेरिका में। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि हम अभी इस वाले वीडियो में ऐड कर रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जिससे हम अगले वीडियो में भी ऐसी चीज़ों को रखें। हमारा मन है कि हम ऐसी चीज़ों को एक एक करके आप लोगों को कवर करवाते जाएं, जो कि आपको परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहला हमारा जो पॉइंट है आज है कि दुनिया की सबसे बड़ी झील है, तो उसका नाम है कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जिस पर आपके डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जिस पर आपका डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क एक देश है जिसका ग्रीनलैंड पर अधिकार है। इसके बाद प्रश्न नंबर आज पॉइंट नंबर 3 है, दुनिया में सर्वाधिक अशिक्षित लोगों की संख्या भारत में है। ये हम इसलिए कह रहे हैं, ये प्रश्न शामिल किए हैं क्योंकि अभी नई शिक्षा नीति भारत में लागू हुई है, आई है मतलब। तो दुनिया में सर्वाधिक अशिक्षित लोगों की संख्या कहाँ है? भारत में है। आपको ये बात भी नहीं भूलनी है कि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी निवास करती है। ठीक, दुनिया में सबसे बड़ी दूसरी आबादी निवास करती है, पहली चाइना में है। ठीक, इसके पश्चात तीसरा और चौथा पॉइंट, येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क दुनिया का पहला नेशनल पार्क है। यह नेशनल पार्क अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है, और यह दुनिया का पहला नेशनल पार्क है। ठीक, जो हमारा आज का पॉइंट टू पॉइंट कार्यक्रम है वहीं पे समाप्त होता है। अब अगले दिन हम करंट अफेयर्स के नवीन प्रश्नों एवं विविध के कुछ प्रश्नों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे YouTube चैनल को आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंच पाएँ।